So let's continue the sixth chapter called Regret from the book Peace Beyond Being. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में सिक्स्थ स्टैंजा तक चैप्टर को कवर कर लिया था। इस पार्ट 2 में हम अपना सेवन्थ स्टैंजा से वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सातवां खंड जिसका हेडिंग भी पछतावा ही है, रेग्रेट। तो ये कुछ यूँ है कि अगर कोई और पहचान उस शख्स की मैं तुम्हें बताऊं तो वो मेरा पछतावा ही है। वो मेरे द्वारा किए गए मेरे दुष्कर्म ही हैं जिनसे मैं यह नज़रें न तो फेर सकता हूं और न ही मिला सकता हूं। नज़रें फेरना मानो मेरे बस में नहीं है और मिलाने की जैसे मुझ में हिम्मत ही न हो। तो बाय द वे गाइज, आप आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ वो पहले फर्स्ट पार्ट को विजिट करके पूरी वीडियो को वॉच करो, तभी आपको थोड़ा आपको आइडिया मिल पाएगा कि यहाँ पे किस शख्स की बात हो रही है एंड चैप्टर में ओवरऑल चल क्या रहा है। ठीक है, तो व्याख्या की ओर चलते हैं। सातवें खंड पछतावा में हम और गहराई से उस शख्स की पहचान को जानेंगे, उनके लिए जो इसे पढ़ते समय अस्पष्ट है। वो शख्स मेरा पछतावा और मेरे दुष्कर्म एक ही समय पर है, जिससे मैं अपनी नज़रें मिला नहीं पाता। और यह जाहिर भी है, जब हम कोई दोषपूर्ण अर्थात कोई बुरा या गलत कर्म करते हैं तो हम खुद से नज़रें चुराने लगते हैं ताकि हमें खुद से घृणा ना हो और खुद पर शर्म ना आए। मगर मैं उनसे न चाहते भी नज़रें नहीं फेर सकता और नहीं मिला सकता हूँ। यह कुछ ऐसा है मानो नज़रें फेरना मेरे बस में नहीं है और मिलाने की जैसे मुझ में हिम्मत ही न हो। आठवां खंड, मुलाकात। अक्सर उसकी और मेरी मुलाकात तब होती है जब मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर या सुधार करने का प्रयास करता हूँ, मगर वो तभी सटीकता से मेरे सामने आ खड़ा होता है। व्याख्या, यह कहना गलत नहीं है कि वो हर समय मेरे पीछे ही रहता है, परंतु वह आगे तभी आता है जब मैं अपने जीवन में कोई सुधार या आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, और उस समय भी कुछ ऐसा ही होता है। आगे आने वाले खंडों में हम पढ़ेंगे कि कैसे कभी उस शख्स को अपनाकर उन अटूट जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। नौवां खंड, आंखों का अंधकार। उस समय मेरे पैर लड़खड़ाए नहीं, उसी क्षण मैंने भी मिला डाली आंखें उससे, पर जब आंखों में भी देखा उसकी तो बस दूर तक अंधकार को ही पाया मैंने। और जिस प्रकार उसकी वो संपूर्ण श्याम वर्ण सी आंखें मुझे घूरती हैं, मानो उन्हीं से वो मुझे निगलना चाहता हो। व्याख्या, नौवें खंड आंखों का अंधकार में कवि उस समय की बात बताते हैं जब वो शख्स उनके सामने खड़ा होता है। कवि लिखते हैं कि जब वो मेरे समक्ष खड़ा होता है तब उस क्षण मेरे पैर लड़खड़ाना बंद कर देते हैं, और वह पहली बार था जब मैंने उसकी आंखों में गहराई से झांका था, मगर मैं उसकी आंखों में बस दूर दूर तक अंधकार को ही देख पाया। और जिस तरीके से उसकी संपूर्ण काली रंग की आंखें मुझे घूर रही होती हैं, मानो वह कह रही हो मुझसे, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ मेरी आंखों में देखने का, और अब वो आंखें मुझे जैसे निगलना चाह रही हैं। 10वां खंड, अतीत की जंजीरें। जब और गहराई से भी झांका आंखों में उसकी तो शरीर मेरा कांप सा उठा, डर से नहीं मगर उदासीनता से। रोता हुआ सा पाया उसको मैंने, कैद था वो जंजीरों से मानो। वो जंजीरें थी अतीत की जिनमें था वो कैद। व्याख्या, 10वें खंड अतीत की जंजीरों में कवि बताते हैं कि कैसे उस शख्स की श्याम वर्ण सी आंखों में दिखता अंधेरा उदासीनता में दिखाई पड़ने लगता है। कवि लिखते हैं कि जब और भी अधिक गहराई से झांका उसकी आंखों में तो मेरा पूरा शरीर कांप सा गया, भय से नहीं परंतु उन आंखों में बसे दुख को देखकर। उस एहसास को महसूस करते ही मेरा दिल मानो सूखी बंजर जमीन में तब्दील हो गया हो, मानो वह उन जंजीरों में कैद बैठा हुआ बस अपने अश्रु बहे जा रहा हो, और वो जंजीरें मानो मेरे ही किए गए दुष्कर्मों की थी, जिन्हें भुला पाना मेरे बस में तो नहीं था। मैं समझ चुका था कि वो जंजीरें नहीं, मेरा अतीत था। वो रोता सा शख्स और मैं एक ही थे, बस हमारे विचार भिन्न थे। 10वें खंड की व्याख्या में कवि ने अधिक गहराई से चीज़ों को स्पष्ट किया है ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट हो सके। 11वां खंड, बोझिल स्मृतियाँ। उसके दिल का बोझ इतना था कि मैं समझ पाने में उसे असमर्थ था, मगर महसूस मैं कर सकता था उसे। वो व्याकुल था, वो अशांत था, वो अश्रुओं से भीगा हुआ था, वो स्मृतियों में कैद था, वो बोझिल था। एक ऐसे अतीत की आग में वो जल रहा था जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। कुछ क्षण में ही मैं यह सब मात्र उसकी आंखों में झांकने से पता कर पाया। व्याख्या, 11वें खंड बोझिल स्मृतियाँ में हम पढ़ते हैं कि कैसे उस शख्स के मात्र दिल को महसूस करने से ही कवि का पूरा शरीर कांप उठता है।
और कैसे उनका पूरा नज़रिया बदल जाता है। कवि लिखते हैं, उसके दिल का बोझ इतना था कि मैं समझ पाने में भी असमर्थ था। केवल महसूस कर पाने मात्र से ही मैं अधिक जान लेता हूँ। वो बहुत बेचैनी में था, वो अशांत था। मानो उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। उसके अतीत की आग इतनी भयावह थी कि जैसे उसे बुझा पाने के लिए कुछ बना ही न हो। इतना सब मैं मात्र कुछ क्षणों में ही उसके दिल की गहराइयों में जाते ही समझ जाता हूँ। 12वां खंड, साक्षात्कार। और अब वो बस मेरे सटीक सामने खड़ा था और मुझे एकटक बस घूरे जा रहा था। मैंने कदम बढ़ाए और नज़दीक गया मैं उसके। मेरे अश्रु बहने लगे उपस्थिति को नज़दीक से महसूस कर उसकी। मेरे नज़दीक जाते ही उसने जो प्रेम भाव और उसके प्रति अपनापन मेरे अंदर जैसे ही महसूस किया, वैसे ही उसकी जो आधी जंजीरें थी वो टूट जाती हैं। व्याख्या। 12वें खंड साक्षात्कार में जब कवि उसके हृदय की अनकही व्यथा को कुछ हद तक समझ लेते हैं, तो अब उस क्षण के आगे क्या होता है, कवि उसे स्पष्ट शब्दों में इस पंक्ति में लिखते हैं। और अब वो शख्स मेरे सामने खड़ा होकर बस मुझे अपनी अंधेरी आंखों से घूरे जा रहा था। मगर इस बार मैं हिचकिचाया नहीं, क्योंकि मैं जान गया था उन अंधेरी आंखों के पीछे बस एक अश्रुओं से भीगा व्यक्ति है, जो खुद को आज़ाद कराने के लिए अपने अश्रु बहा रहा है। फिर मैं जैसे ही उसके नज़दीक गया तो मैंने रोता हुआ सा पाया खुद को, मानो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे अश्रु बह रहे हैं। उसकी उपस्थिति में निराशा जो इतनी थी, उसके भी अश्रु बहने लग जाते हैं जैसे ही वो मेरे अंदर अपने प्रति प्रेम भाव और अपनापन महसूस करता है। उसी क्षण उसकी जो जंजीरें थी वो लगभग आधी टूट जाती हैं। 13वां खंड, आज़ादी की चाह। जाते ही नज़दीक उसके मैं ले गया उसे अतीत के पन्नों में। उसने जब बोलना शुरू किया तो मैं सुनने में तो असमर्थ था उसे, मगर लग रहा था जैसे वो रो रहा हो फूट फूट कर और होना चाहता हो आज़ाद अब। व्याख्या। जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया, मैं उससे पूछने लगा उसके अतीत का हाल, और वो कुछ बता रहा हो जैसे, मगर मैं सुन नहीं पा रहा था उसे। लेकिन उसकी बोली भी ऐसी लग रही थी जैसे मानो वो रो रहा हो, और उसकी आंखों में बस अब आज़ाद होने की चमक झलक रही थी मुझे, चमक जिसे वो अब बुझने नहीं देना चाहता है। 14वां खंड, आत्मक्षमा। मगर उसका वो अतीत इतना गहरा था कि वो जंजीरें टूट नहीं रही थी। तभी मैंने स्मरण किया कि वो रोता शख्स मेरा ही तो एक हिस्सा है, और जिस क्षण मैं खुद को माफ कर आगे बढ़ जाऊंगा, उसी क्षण यह जंजीरें भी उस शख्स के साथ राख बन नीले आसमान में उड़ जाएंगी। व्याख्या। वो कुछ ऐसा था मानो वो आज़ाद तो होना चाहता है, मगर उसका अतीत उन जंजीरों को अधिक मजबूत बनाए जा रहा था, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन सा था। फिर एहसास एक ऐसा हुआ जिससे मुझे याद आया कि वो रोता सा शख्स मेरा ही तो एक अतीत का हिस्सा है, वो शख्स मेरा ही तो एक हिस्सा है। तो जिस भी क्षण मैं खुद को माफ़ कर दूंगा, उसी क्षण मैं खुद को आज़ाद भी कर पाऊंगा, और फिर मेरी यह जंजीरें जो मेरे अतीत से जुड़ी हुई हैं, वो भी राख बन उड़ जाएंगी उस नीले आसमान में। 15वां खंड, बचपन की यादें। तभी अचानक से मानो मेरे मन में मेरे बचपन की यादें आने लगी, जब मैं खुद की ही दुनिया में खुश था। वो यादें कुछ यूं थी जैसे मैं दौड़ रहा था, बस दौड़े ही जा रहा था उस तितली के पीछे जो मेरे सर पर बैठकर उड़ जाती है। उस समय जहाँ तक मेरे विचारों की सीमा थी, मैं वहाँ तक हर एक चीज जो चाहूँ वो कर सकता था। मैं तब आजाद था वास्तव में। व्याख्या। उसी समय अचानक से मेरे बचपन की कुछ यादें मुझे याद आने लगती हैं। वो कुछ ऐसी थी मानो तीसरे पहर का समय था, और एक तितली जो कि मेरे सर पर बैठकर उड़ जाती है, और फिर मैं उसके पीछे दौड़ने लग जाता हूँ। यह सब बातें मुझे इतनी सटीकता से क्यों याद आ रही होती हैं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। इन सभी यादों के साथ एक विचार भी मेरे मन में आता है कि जहाँ तक भी मेरे विचारों की सीमाएं थी, वहाँ तक मैं उस समय हर एक संभव चीज़ को करने का सामर्थ्य रखता था। मैं उस समय खुद का सर उठाकर बोल सकता था कि मैं आज़ाद हूँ वास्तव में। 16वां और आखिरी खंड, मुक्ति, लिबरेशन। वो यादें मुझे इस समय क्यों याद आ रही होती हैं, मैं अनजान था इस बात से, मगर मेरे चेहरे पर अब एक सुकून सा झलक रहा था। तभी वो जंजीरें भी राख बन जाती हैं, और वो शख्स भी अब मुझे देखकर जैसे मुस्कुरा सा रहा हो। उस समय के बाद मैंने देखा नहीं फिर कभी उसे।
व्याख्या: मैं इस बात से अनजान था बिल्कुल कि वो यादें मुझे ऐसे समय में क्यों याद आ रही होती हैं, या शायद मुझे मेरी आज़ादी याद दिलाने के लिए कि मैं तब कैसा था। मात्र उन यादों को सोचने से ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी झलक रही होती है, और वो जंजीरें भी अब पूर्ण तरीके से राख बन नीले आसमान में उड़ जाती हैं। वो शख्स जो उदासीनता से घिरा हुआ था, अब वह जैसे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो, और फिर उस दिन के बाद से मैं मिला नहीं कभी उससे। तो गाइस, यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है, और चैप्टर के साथ साथ हमारी बुक भी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप इट हैज़ बीन ए हैप्पी जर्नी। अब मिलते हैं एक नई बुक के साथ जिसका नाम है वॉज दिस नेसेसरी।